नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नगर पालिका और नगर पंचायतों के सीटों के नामों का ऐलान किया जाएगा। यानी कि इन सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी राय नहीं बन पाई है। ऐसी सीटों पर नामों का ऐलान शनिवार को हो सकता है। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है निकाय चुनावों को लेकर। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि न्यूज 18 की खबर पर मुहर है, न्यूज 18 की खबर की पुष्टि है, क्योंकि न्यूज 18 ने पहले ही बात बता दी थी कि आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की। और साथ ही हमने ये भी बताया था कि बीजेपी में कुछ सीटों पर डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ सीटों पर असहमति बनी हुई है, इसीलिए बीजेपी सेकंड लिस्ट भी जारी करेगी और बहुत संभव है कि वो कल शनिवार को सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी। करीब 11 सीटों पर, जहां 46 नगर पंचायतें हैं, 39 नगर पालिकाओं पर कैंडिडेट घोषित होने थे। उनमें से बीजेपी ने अभी 11 निकायों में अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं पहली लिस्ट में, तो इन पर कल लिस्ट जारी हो सकती है। इसके अलावा आज बीजेपी ने 39 नगर पंचायत और 39 नगर पालिकाओं में अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। तो एक तरह से बीजेपी ने निकाय चुनाव में बड़ी लीड ली है कांग्रेस पर, क्योंकि बीजेपी ने पहले अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। और बीजेपी का दावा है कि वो कल तक जो नगर निगम है 11 के 11 नगर निगमों में भी अपने कैंडिडेट घोषित कर देगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि निकाय की जो सियासत है, बीजेपी ने पहले फेज में अपने विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर एक बढ़त बना ली है। जी सुनील, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है बीजेपी की ओर से लिस्ट जारी करते वक्त, उम्मीदवार का चयन करते वक्त? देखिए, बीजेपी ने इसके लिए लंबी मशक्कत की। जिस तरह से कि हम लगातार ये बात बता रहे थे कि पिछले 4 दिनों से बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा था इस बात को लेकर कि कौन सुटेबल कैंडिडेट हो। बीजेपी बहुत पहले से इसकी तैयारी में जुटी हुई थी, जबकि बीजेपी ने, आप ये लगा सकते हैं कि निकाय चुनाव की सरगर्मियों से पहले भी 2 महीने पहले से अपने निकायों में हर एक निकाय के लिए एक प्रभारी तय कर दिए थे। जब निकाय चुनाव की अधिसूचना घोषित हुई, अधिसूचना जारी हुई, तो उसके बाद बीजेपी ने बाकायदा ऑब्जर्वर भेजे, ऑब्जर्वरों से पैनल मंगाया कि प्रत्येक निकाय में, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कौन कौन लोग दावेदार हैं, इसकी एक लिस्ट बनाई। और फिर पिछले 4 दिनों से प्रदेश कार्यालय में इस पैनल पर डिस्कस हो रहा था कि कौन कौन लोग जो ऑब्जर्वर हैं, कौन कौन नाम है जिनको सिलेक्ट किया जा सकता है, जो जिताव हो सकते हैं। और कल देर शाम बीजेपी की जो कार्य चुनाव समिति है उसकी मीटिंग हुई और एक तरह से उस मीटिंग में इस पर फाइनल मुहर लगा दी गई थी कि कौन कौन लोग नगर पंचायत और नगर निकायों के दावेदार होंगे, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। इसके बावजूद आज सुबह फिर बीजेपी ने दोबारा से इस पे स्क्रूटनी की थी, दोबारा से दिन भर इस पर मंथन चला और अब देर रात जाकर फाइनल लिस्ट जारी की गई। यानी कि बीजेपी ने परत दर परत एक फिल्ट्रेशन किया, एक एक बहुत बारीकी से इन चीजों को तलाशा और खासकर बीजेपी ने एक पब्लिक सर्वे भी कराया था। यानी कि आपने जो पैनल बनाया, जो ऑब्जर्वर भेजे, जो प्रभारी वहां पर बनाए, उनकी जो राय थी, उसके बावजूद बीजेपी ने पब्लिक जो ओपिनियन था उसको भी कहीं ना कहीं एक मिलान किया, उसको भी टैली किया और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट जारी की गई, जो आज देर शाम जिसका नतीजा। अच्छा सुनील, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर अभी तक नाम तय नहीं हुआ है, वहां पर कब तक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए, बीजेपी का दावा है, बीजेपी ने पहले ही क्लियर किया था, जिस तरह से हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि बीजेपी आज पहली लिस्ट जारी करेगी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की, और कल यानी कि शनिवार को दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। करीब 11 के आसपास सीटें हैं, जिनमें 7 नगर पंचायत और 4 नगर पालिकाएं हैं पूरे प्रदेश भर में, जिनकी इस पहली सूची में जिनको नंबर नहीं मिला है, यानी कि ये डिस्प्यूटेड है। हमने पहले भी बताया था कि जो कल देर शाम तक बीजेपी की टॉप लीडरशिप की, जिसमें 22 के आसपास बीजेपी के टॉप लीडर्स मौजूद थे, वहां पर पूरा डिस्कशन हुआ, लेकिन कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पाई थी। ये वही सीटें हैं जिनमें 7 नगर पंचायत भी हैं, 4 नगर पालिकाएं भी हैं, जिन पर अभी भी डिस्प्यूटेड कहीं न कहीं असहमति की तस्वीर बनी हुई है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि कल तक लगभग सहमति बना ली जाएगी और कल बहुत संभव है कि कल दोपहर बाद बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दे, जिनमें ये 7 नगर पंचायतें और 4 नगर पालिकाएं भी शामिल होंगी, जो आज जारी होने से रह गई थी। जी बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। बात अगर कांग्रेस की करें सुनील, तो कांग्रेस की तरफ से कब तक अपने नामों का ऐलान किया जा सकता है?
देखिए, कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस में भी लगातार मंथन का दौर जारी है और कांग्रेस का ये दावा था कि जैसे ही बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी उसके तत्काल बाद कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी करेगी। अब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। एक बढ़त एक तरह से हम देखें मनोवैज्ञानिक तरीके से तो कांग्रेस पर बना लिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक अपनी लिस्ट जारी करती है। हालांकि कांग्रेस ने कल 28 तारीख का दावा किया था कि शनिवार को वो अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। तो अब शनिवार को देखना होगा कि कांग्रेस कब तक और कितने दावेदारों की अपनी लिस्ट जारी करती है। तो कल तक कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। काफी दिलचस्प ये निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। सुनील, अगर हम देखें तो कितनी कड़ी टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है कांग्रेस देती हुई भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और इसके एक छोटी सरकार भी कहा जाता है क्योंकि क्लोज फाइट होती है। लोग एक दूसरे को बहुत नजदीकी से जानते हैं इन निकाय चुनाव में। इसीलिए टक्कर ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन किसको टक्कर देगा, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट होती है इन लोकल बॉडी के इलेक्शन में। इसीलिए दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके लिए दोनों ही पार्टियां इसको बेहद गंभीरता से ले रही हैं क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है। यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता होता है, जो भी कैंडिडेट होता है या जो भी वोटर्स होता है, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। और दूसरी बात की क्लोज फाइट होती है, एक दूसरे को लोग जानते हैं और यही वोटर्स, यही जो पार्षद चुन के आते हैं, यही जो निकाय के अध्यक्ष चुन के आते हैं, वो आगे फिर विधानसभा और लोकसभा में उनका कहीं ना कहीं उनकी एक निर्णायक भूमिका होती है अपने कैंडिडेट को चुनने में। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके लिए लोकल बॉडी इलेक्शन एक बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसलिए दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर देखी जा बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी इस बार जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए सुनील नवप्रभात। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कांग्रेस शनिवार से उत्तराखंड में हो रखे नगर निगम चुनाव के लिए टिकट बांटने शुरू कर देगी। लेकिन पार्टी में सबसे बड़ा पेच बड़े नगर निगम को लेकर फंसा हुआ है, जहां पर पूर्व विधायक और सिटिंग विधायक अपने खेमे के कैंडिडेट को टिकट देने पर अड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस में 4 दिन से निकाय चुनाव के लिए मंथन चल रहा है। नगर पालिका और नगर पंचायत में ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन असल पेंच नगर निगमों में फंसा है। ज्यादातर नगर निगमों में कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व विधायक अपना मजबूत दखल चाहते हैं, जबकि सामने से खड़ा दावेदार उनके मुताबिक फिट नहीं बैठ रहा। पिथौरागढ़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा वो मेयर सीटें हैं जहां इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं जो अपने चहेते चेहरे को उम्मीदवार चाहते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में जहां विधायक सुमित हृदयेश हैं, वहीं कांग्रेस के ज्यादातर नेता ललित जोशी के पक्ष में हैं। वहीं बिना दावेदारी के दीपक बलियूटिया का नाम भी चर्चाओं में है, जबकि एक अन्य दावेदार अखिल भंडारी की भी चर्चा है। 100 पार्षदों वाले देहरादून नगर निगम में पार्टी को मजबूत दावेदार नहीं मिल रहा, जहाँ वीरेंद्र पोखरियाल, नवीन जोशी का नाम चर्चा में है। कुछ नेता चुनाव लड़ने से पहले ही कन्नी काट चुके हैं। वहीं रुड़की नगर निगम के लिए जहां 1-2 सीनियर यशपाल राणा के पक्ष में हैं, जबकि यशपाल राणा विधायक और मेयर का चुनाव पहले लड़ चुके हैं, तो ज्यादातर बड़े नेता पहली बार दावेदारी कर रही पूजा गुप्ता के पक्ष में हैं। कोटद्वार में सामान्य सीट पर पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी का मजबूत दखल है। महिला सीट पर उनकी पत्नी ही यहाँ मेयर रही, तो रंजना रावत, चंद्रमोहन खरकवाल भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सुरेंद्र सिंह नेगी के आगे नहीं जाना चाहती। हरिद्वार में ओबीसी महिला सीट होने से पार्टी के लिए उम्मीदवार चुनना टेंशन बना हुआ है। ऐसे में कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं होने से एक राय नहीं बन पा रही। अलग अलग राय निश्चित ही आती है और उसको फिर मेकअप कर लिया जाता है, कोशिश की जाएगी और जो पार्टी हित में होगा आपको यकीन दिला रहे हैं कि निर्णय वही होगा। आपने कोटद्वार की बात कही है, आपने पिथौरागढ़ के लिए कहा है, वहां पर भी विचार विमर्श हो रहा है। जो हमारे स्थानीय नेता हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनसे भी लगातार हम संपर्क में हैं। एक सहमति, एक आम राय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में चुनाव कोई भी हो, बड़े नेताओं और विधायकों का पूरा दखल होता है। ऐसे में मेयर उम्मीदवारों को लेकर विधायकों की हाँ और ना अहम है, तो नए दावेदार दबी जुबान में सवाल उठा रहे हैं कि अगर फैसले विधायकों के हिसाब से होंगे तो सालों से पार्टी का झंडा डंडा उठाने वालों का क्या होगा। तो क्या मेयर उम्मीदवारों पर पार्टी में मतभेद और मनभेद चल रहा है? ऐसा कोई मतभेद और मनभेद नहीं है।
देखिए, जो स्थानीय लीडरशिप है हमारी, उस स्थानीय लीडरशिप से जो है हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनको विश्वास में लेकर के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम चर्चा होती है, चर्चा तो जरूरी है, होनी भी चाहिए, चर्चा होती है, लेकिन सब एक मत होकर के जो है फिर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मेयर की सीटों पर उम्मीदवार तय करने को कांग्रेस मौजूदा और पूर्व विधायकों ने नाक का सवाल बनाया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार विधायकों के मुताबिक तय होते हैं या फिर पार्टी के हिसाब से। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहे, जहां पर नगला इमरती पहुंचे और सीएम धामी का यहां पर जोरदार स्वागत हुआ। बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में लोग सीएम धामी को सुनने के लिए यहां पर डटे रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में 1 लाख लखपति दीदी बन चुकी है और 1.25 लाख का टारगेट है, जो कि जल्द ही पूरा हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने धर्मांतरण, दंगा विरोधी और नकल विरोधी कानून बनाया। लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर कड़ी कार्रवाई की गई। सीएम ने कहा कि ये देवभूमि है और यहाँ पर सभी को एकता और भाईचारे के साथ रहना होगा। कार्यक्रम में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर भी मौन रखा गया। लखपति दीदी योजना के अंदर राज्य के अंदर काम किया है। आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख महिलाएं लखपति दीदी अभी तक बन चुकी हैं। आने वाले सालों में हमने इतना ही लक्ष्य और लिया है कि हम जल्दी से जल्दी 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। हल्द्वानी रुद्रपुर रोड पर शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक कार और एक पार्सल से जा रखे ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में ही आग लग गई। दुर्घटना के बाद रोड पर काफी समय तक ट्रैफिक रुका रहा। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऋषिकेश में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जानकी सेतु पर होने वाली महिला गंगा आरती में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी की गई। आयोजकों ने कहा कि देश ने एक राजनेता नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री को भी खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से पूरा देश शोकाकुल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म जरूर पंजाब में हुआ, लेकिन असल में उनका उत्तराखंड से भी गहरा नाता रहा। आखिर क्या ये नाता था? मनमोहन सिंह का उत्तराखंड के साथ कनेक्शन क्या था? एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से देवभूमि उत्तराखंड में भी शोक है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जिंदगी के शुरुआती संघर्ष के दिन देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में बिताए, वो भी आजादी से पहले। डॉक्टर सिंह का परिवार आजादी से पहले आज के पाकिस्तान वाले पंजाब को छोड़कर हिंदुस्तान आ गया था और हल्द्वानी शहर में आ बसा। हल्द्वानी के ही एमबी इंटर कॉलेज में मनमोहन सिंह ने पढ़ाई की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो हमारे पास ये एसआर रजिस्टर जो हमारे पास होता है, जो ऑथेंटिक माना जाता है, तो एक तरीके से ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर्म होता है। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है जिक्र, मनमोहन सिंह सिख, और जो उनके गार्जियन का नाम लिखा है उन्होंने लिखा है सरदार निर्मल सिंह, रेलवे बाजार हल्द्वानी करके। और जैसा कि कई लोग कहते हैं कि जैसे उनकी एक डॉक्टर की किताब भी है, उसमें भी सरदार निर्मल सिंह जी का जिक्र है कि उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी। तो एज ए गार्जियन शायद वो उनके रहे होंगे मनमोहन सिंह के, और उन्होंने उससे पूर्व जो शिक्षा हासिल करी है, जो यहाँ पर लिखा है कि पूर्व का विद्यालय जहाँ शिक्षा हासिल करी वो खालसा हाई स्कूल दुदियाल करके लिखा है। और ये दुदियाल जो है पाकिस्तान में शायद मेरे ख्याल से आता है, तो क्योंकि इससे पूर्व की शिक्षा इनकी वहाँ रही होगी। आपने जो है 1944 में 1944 में 9th में यहाँ पर एडमिशन लिया, 9th की कक्षा पास करी, और उसके बाद 1945 में अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने हाई स्कूल की परीक्षा यहाँ से सेकंड डिवीजन में पास करी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हालांकि हाई स्कूल पास करने के बाद मनमोहन सिंह के पिता अपने परिवार समेत पंजाब के अमृतसर चले गए, लेकिन हल्द्वानी में स्कूल के रिकॉर्ड आज भी अपने नामी स्टूडेंट की गवाही दे रहे हैं।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री मिले तब हमें भी मीडिया के द्वारा ही अवगत हुआ कि ये हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में पूर्व छात्र रह चुके हैं। तभी उसी समय ये रिकॉर्ड की छानबीन की गई थी। तब से हमने ये रिकॉर्ड संजो करके आज तक संभाल करके रखा हुआ है। दरअसल भारत पाकिस्तान विभाजन की वजह से बहुत बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग पाकिस्तान वाला हिस्सा छोड़कर भारत आ गए थे और उन्हीं में डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार भी शामिल था। लेकिन उनके स्कूल वाले ये दस्तावेज उनके उत्तराखंड और हल्द्वानी कनेक्शन का एहसास हमेशा कराते रहेंगे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान एक पूरा दिन आईटीबीपी के हिमवीरों के साथ उन्होंने बिताया और बॉर्डर पर जवानों का हौसला बढ़ाया। देखिए। बर्फ की मोटी चादर के बीच देश की सरहदों की रक्षा करते किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारे हिमवीर तत्पर रहते हैं। बॉर्डर पर हिमवीर कैसे जाबाजी दिखाते हैं, ये देखना बेहद अनोखा अनुभव है। गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने हिमवीरों के बीच इस अनुभव को बेहद नजदीक से जाना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सांसद अनिल बलूनी चमोली जिले के सीमांत इलाकों में आईटीबीपी के जवानों के बीच गए और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त उनके ही बीच बिताया। अपने बीच सांसद को पाकर हिमवीर भी खासे उत्साहित नजर आए। वाइब्रेंट विलेज पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत देश के सीमांत गांवों को प्रथम गांव की श्रेणी में लाकर वहां बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी आईटीबीपी सीमांत गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ कई तरह की मदद मुहैया करा रही है। सांसद बलूनी ने सीमांत क्षेत्र नीति घाटी के स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। सांसद बलूनी ने समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा भी दिया। इस दौरान बलूनी बर्फीली सरहद पर जवानों के साथ चहलकदमी करते हुए दिखते हैं, तो कभी सरहद पर खड़े होकर कभी जवानों के साथ भारत माता के जयकारे लगाते हैं। भारत माता की जय। कभी कैंप में उनके साथ चर्चा करते हैं, तो कभी फिल्मी गीतों पर उनके साथ वक्त बिताते दिखते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का मैं अनुरोध हूँ। और आईटीबीपी के पिछले 24 घंटे में जो मैं आपके जितने भी अधिकारी लोग थे उनके साथ जितना मैं समझा, कई जो हमारे जवान हैं उनसे भी बात हुई, मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ आपके कामकाज से। आप जिन परिस्थिति में अभी 0 डिग्री में और आगे जो हमारे आगे की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन पे जिस दुर्गम जगहों पर और जिस परेशानियों के बीच आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सच कहता हूँ ये पूरा देश और इस देश का एक एक नागरिक आपका ऋणी है और आपके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अनिल बलूनी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर लंबा वक्त आईटीबीपी के जवानों के साथ बिताया और सांसद बलूनी ने इसे कभी न भूलने वाला अनुभव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए न्यूज़ 18।